सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं वे आंखें पाठ लेकर, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। इसके पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ का आरंभ कर दिया था और 2 पंक्तियां भी पढ़ाई थी आपको। उस पंक्तियों के से संबंधित अर्थ भी बताया था, शब्दार्थ बताया था और साथ ही साथ कुछ प्रश्न दिए थे इससे संबंधित। इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आज हम उसी पाठ को, उसी वे आंखें पाठ के अगले भाग को लेकर आए हैं। उससे संबंधित 2-3 पंक्तियां पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो समझ में आए ना उसे पूछिएगा। तो तीसरी पंक्ति आज हम लेकर आए हैं। इस पंक्ति में सबसे पहले मैं आपको इस पंक्ति का सर्ववाचन करूँगा और इसमें दिए गए जो प्रसंग है, किस प्रसंग में बात की गई है, उसको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तीसरी पंक्ति है ये कि लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण से। तो हरियाली जिनके तृण से, तो इस पर सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका शब्दार्थ ले लेते हैं। उसके प्रसंग के साथ इस पंक्ति को आपके हृदय से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लहराते मतलब झूमते, खेतों की जो पेड़ जो पौधे होते हैं उनके झूमने की बात की गई है। दृगों मतलब आँखों की बात की गई। बेदखल मतलब अधिकार से वंचित कर देना, अपनी संपत्ति से वंचित कर देना। तृण मतलब तिनका होता है। इस काव्यांश में आधुनिक काल के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित वे आंखें कविता से यह पंक्ति ली गई है। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारतीय किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। सूदखोर ऋणदाताओं ने, मतलब ज़मींदार धन देता है ऋण पर, और ऐसे लोगों ने किसानों को अपने शिकंजे में लेकर उनकी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर दिया है। ऋण चुकाना पाने के कारण ज़मींदार सूदखोर ने किसानों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया। आज उसकी लहलहाती खेत जो हैं, उसके किसान के लहलहाते खेत उसकी आंखों में तैर उठते हैं, अर्थात उसकी याद आने लगती है उस किसान को। तो क्या लिखता है कवि? किसान की मार्मिक दशा का जो चित्रण है उसमें लिखता है कवि कि लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली तिनके तृण से। इसके पिछले वाली पंक्ति में मैंने बताया था कि किसी समय किसान स्वतंत्र था, अपने खेत पर वह स्वतंत्रता पूर्वक खेती किया करता था। उसकी आँखों में अपने खेतों को देखकर, उसमें पैदा हुए अनाज को देखकर एक अभिमान जागृत हुआ करता था। वह बहुत अपने खेतों को देखकर खुश हुआ करता था, लेकिन आज वही अभिमान उसे मझधार में छोड़कर चला गया है। ऐसा मानो जान पड़ता है कि जैसे नदी के किनारे का जो कगार होता है, वह बहने पर पानी के तेज़ बहाव में बह जाता है, उसका कगार किनारा, अर्थात उसी समय किसान का जीवन ऐसा हो गया है। अब क्या हुआ है कि ज़मींदार जो ऋण दिया था, ज़मींदार ने किसान को खेती करने के लिए ऋण चुकता न करने पर ज़मींदार क्या करता है, किसान से खेती उसकी छीन लेता है, उसको बेदखल कर देता है। तो उसी में यह पंक्ति दी गई है, देख लेते हैं क्या है। आज किसान की आँखों में लहलहाते खेत झूम उठते हैं, लहराते हुए खेत दृगों में। आज किसान की आँखों में उसके लहराते हुए खेत झूम उठते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे उसे वंचित कर दिया गया है, मतलब उसका खेत जो किसान का था उसको ज़मींदार ने छीन लिया है, उसे वंचित कर दिया है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सूदखोरों सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले सारी खेती को हथिया लिया है, अर्थात उनकी खेती ऋण चुकता न करने पर उनकी खेती को हथिया लिया है, अपने अंदर में कर लिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण से। अब कवि कहता है कि उसी किसान के हृदय की बात कर रहा है कि उन खेतों के एक एक तिनका
उसे इतना प्यारा था, उस किसान को इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उसका मन प्रसन्न हो उठता था। वह सुखी का और आनंद का अनुभव किया करता था। लेकिन आज दुर्भाग्यवश आज उन्हीं खेतों से उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इसका कारण इस कारण उसके जीवन की जो प्रसन्नता थी, खुशी थी, सब कुछ नष्ट हो गई है। इस छोटी सी पंक्ति में किसान की का मार्मिक वर्णन किया गया है। किस प्रकार सूदखोर या ऋण देने वालों ने थोड़े से ऋण के लिए उसकी खेती को हथिया लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। तृण तृण 2 बार एक ही शब्द प्रयुक्त हुआ है और एक ही अर्थ दे रहा हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हंसना प्रसन्नता का द्योतक है, लाक्षणिक है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो उसके खेत ना होने के कारण किसान का जीवन कैसा है, तो इसको आप अपनी समझ में बता सकते हैं। भाई, जब उसका खेत ले लिया जाए तो उसके अंतरात्मा में क्या कष्ट होता है, उसको भी समझना चाहिए। आगे देखते हैं दूसरी पंक्ति जो लिखी गई है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कभी इसमें किसान की दुखों का अंत नहीं होता। अभी तो खेत ले लिया गया सूदखोरों द्वारा, उसके बाद उसके जीवन का अंत मतलब उसके सुखी जीवन का अंत नहीं होता। अभी और भी कष्ट उसको मिलने वाले हैं। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, और आँखों का तारा यहाँ अपने पुत्र के लिए कहा गया है, किसान के पुत्र के लिए। कारकुन का मतलब सूदखोर या ज़मींदार के कारिंदे, मतलब सूदखोर या ज़मींदार के जो कार्यवाहक होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको कहा गया है। और इस पंक्ति में भारतीय किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। महाजन या जमींदार के ऋण न वापस करने पर किसान को खूब प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उसके प्रिय पुत्र को भी मार डाला गया है। ऐसे पीड़ित किसान का चित्रण कवि करते हुए कहता है कि आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कवि कहता है कि किसान का प्रिय बेटा जवानी की ही अवस्था में जमींदार सूदखोर के कारिंदों द्वारा लाठियों के निर्मम प्रहारों से मारा गया है। कारकुनों की लाठी से गया और जवानी में मारा गया है। अपनी प्रिय बेटी की क्रूर हत्या आज तक उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होकर नाच रहे हैं। कहने का इस पंक्ति में जमींदार सूदखोर के कारकुनों द्वारा जो है कि कारकुनों की लाठियों द्वारा जवानी में ही उसके पुत्र को मार डाला गया, और उसके अपने पुत्र को याद करते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी यादें उसकी आंखों में घूमा करती हैं, क्योंकि इतनी क्रूरता से अपनी प्रिय बेटी की हत्या देकर उसका जो मन है करुण हो जाता है, दारुण भर जाता है, और यह उसके सामने हर समय उसकी यादें उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में नाचने लगती हैं, नाचा करती हैं उसकी आंखों में। भाषा इसमें अत्यंत सरल और सहज है, विशेष रूप से देखा जाए तो। और किसानों पर होने वाले महाजनों का अत्याचार है वह दिखाया गया है। अगली पंक्ति छोटी सी है, उसको भी देख लेते हैं क्या कहा है कवि ने। आँखों का चित्रण देखिए किया गया है किसान की आँखों का। आगे देख लेते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं। महाजन मतलब ऋण देता या सेठ, कौड़ी मतलब एक पैसा भी, आँखों में चुभना मतलब बुरा लगना, कुर्क मतलब नीलामी, और बरघों मतलब बैलों। भाई, किसान का जो प्रिय मित्र होता है बैल होता है, और बैलों के द्वारा ही किसान अपनी खेत की जुताई करता है। बुआई करने के बाद उसको फिर से जुताई करता है। तो जो किसान का प्रिय मित्र है उसकी सहायता जो करता है वह बैल होते हैं। यहाँ पर भी किसान की मार्मिक दशा का वर्णन है, किस प्रकार महाजनों के अत्याचार से, धन वसूलने की वजह से उसके घर में जो कुछ थोड़ा बहुत धन था उसको लेकर महाजन चला जाता है, साथ ही साथ उसके प्रिय जो मित्र होते हैं किसानों के बरधे की जोड़ी या बैलों की जोड़ी को भी उठा ले जाता है। उस उठा ले जाने पर
उसके दयनीय दशा का चित्रण यहाँ पर किसानों की किया गया है। देख लेते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। कवि कहता है महाजन ने अपना धन और ब्याज लेने के लिए किसान की घर संपत्ति सब नीलाम करवा दी। एक एक रुपया उसके घर से ले लिया और किसान को बेघर कर दिया, मतलब उसका घर भी हड़प लिया। किंतु अपने ऋण का ब्याज, जो उसका ऋण का ब्याज था, उसकी एक एक पाई चुकाने के लिए उसके मन में किसान के प्रति मतलब दया की भावना नहीं, उसने एक एक पाई चुकता करने के लिए उसे उसका घर बार सब नीलाम करवा दिया और एक एक रुपया ब्याज का वसूल लेता है। तो यहाँ पर किसान की दयनीय अवस्था को देखकर उस सूदखोर या ज़मींदार महाजन को दया नहीं आई और उसने एक एक पाई चुकता करने के लिए अपनी ब्याज की, जो ब्याज था, मूलधन तो घर संपत्ति बेच कर ले लिया, जो ब्याज था उसके लिए क्या करता है कि उसकी प्रिय बैलों की, जो किसान का प्रिय मित्र होता है, प्रिय बैलों की जोड़ी को भी देखते देखते नीलाम कर दिया। वह किसान उससे विवश होकर नीलामी देखता रहा और कुछ नहीं कर पाया। आज भी बैलों की नीलामी की वह स्मृति, बैलों की नीलामी की वह यादें उसके मन में वेदना जगाती देती हैं, दुख पैदा कर देती हैं, कष्ट रह रह कर उसे कष्ट देने लगती हैं। तो इस मुख्य पंक्ति में कुछ शब्द आए हैं। रह रह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, घर द्वार महाजन ने, कौड़ी कौड़ी न छोड़ी अनुप्रास अलंकार, आँखों में चुभना मुहावरा है एक, बरगों शब्दों का ग्रामीण परिवेश का साकार हो, चूँकि बरगों शब्द का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही हुआ करता है। तो ये 3 पंक्तियाँ मैंने जो पढ़ाई हैं, इन पंक्तियों को पढ़कर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये ना समझ में आए तो उसको पूछिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।